नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये कुछ हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो महान आत्माएं हैं वो किसी भी रूप में हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनके द्वारा दी गई हुई सीख या शिक्षा को कभी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि वो मानवता के लिए है और जब तक मानवता इस धरती पर है तो ये सीख हमेशा शाश्वत है, सबके लिए है और सदा के लिए है। तो एक शायर थे, उनका नाम था साहिर लुधियानवी। संजोग से या जैसे भी कह लीजिए कि वो फिल्मी दुनिया में गीतकार रहे और वहाँ भी हालांकि फिल्मी दुनिया में इस बात की बंदिश होती है कि जो स्थितियाँ होती हैं फिल्म के सिचुएशन के अनुसार उनको गीत लिखने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी जो उनके विचारों की जो महानता है वहाँ भी प्रकट होती है और वहाँ भी वो मैनिफेस्ट होती है। तो हमारे साहिर लुधियानवी साहब का कुछ संदेश बताना जरूरी है। एक उन्होंने किसी मौके पर बताया था कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये कहने में तो साधारण लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश है उनका। और जो आगे की जो अंतरा हैं, आगे की स्टेंजा या पद हैं, वो और भी मार्मिक हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तो यह खुराफात हमारी है। खुदा ने तो बख्शी बस एक ही धरती, खुदा ने तो बख्शी बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो खुराफात इंसान की है। खुदा या ईश्वर ने तो हमेशा एकता का ही वो संदेश दिया है और महापुरुषों ने यहाँ तक कि पंथों में भी कहा कि भाई ये जो अलग अलग पंथ है वो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, मुकाम एक ही है, जो सत्ता है ईश्वर की एक ही है। और जो ये इस चीज को जो सिखाते हैं वही असली पंथ है। और फिर मैं कहता हूँ कि हाँ, पंथों में कोई दोष नहीं है। जो ये सिखाते हैं, जो इस चीज को सिखाते हैं वही असली वो पंथ के मानने वाले हैं। पंथ में कोई दोष नहीं है, वही असली पंथ को मानने वाले हैं। और
इसके इतर जो भेद विभेद सिखाते हैं, जो आपसी तनाव और ऊंच नीच, नफरत, क्या क्या है, तो वो पंथ के भी दुश्मन हैं और हमारी जो 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 अवाम है, भारतीय अवाम, उसकी भी दुश्मन है और मानवता के भी दुश्मन है। तो ये बताना जरूरी है। तो एकता का संदेश हमेशा से रहा है। अब चूंकि भारत देश नहीं रहा, भारत अब एक राष्ट्र हो गया है। राष्ट्र हो गया कि अब जो है सबको मैंने साथ में लेने वाला और संचालित करने के लिए एक संविधान बन गया, भारत का संविधान, जो कि सब लोग साथ में कैसे रहें और साथ में रहते हुए भाईचारा कैसे रहे, फ्रेटर्निटी कैसे कायम रहे, इस पर उसका बहुत विशेष बल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि संविधान का नाम सभी लेते हैं। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि जो ये स्वार्थी तत्व हैं, जो कि सत्ता के वो माने सत्ता हथियाने की जो साजिश करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो सब जो है संविधान की भी बात करेंगे, लेकिन मुंह से बोलेंगे संविधान की बात, लेकिन जो उनके कर्तव्य होंगे वो संविधान की भावनाओं के विपरीत, संविधान की भावनाओं के विपरीत और संविधान की भावनाओं को कुचलने वाले और उसकी हत्या करने वाले होते हैं। तो जो संविधान जो है एक भाईचारे पर जोर देता है, बाकी सभी चीजें उसमें लिखी हैं, लेकिन भाईचारा वाली बात जो है उसकी प्रमुख है कि हम भारतीय भाई बहनों में भाईचारा कैसे आए। तो ये संविधान का भी आदेश है। और संविधान तो, और जहां तक कि अपने वजूद की बात कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, ये बात। तो जो संविधान की बात करते हैं वो माने जो स्वार्थी तत्व संविधान की दुहाई देते हैं, वो संविधान की भावनाओं का और उसके निर्देशों की, दोनों की वो हत्या करते हैं। तो उसी जो महान शायर थे, जो कि संयोग से फिल्मी दुनिया में वो गीतकार बने, लेकिन वहाँ भी अपने ऊंचे ख्यालों को कायम रखा। जहाँ भी मौका मिला उन्होंने इसको कर दिखाया। तो उनका यह भी है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली फितरत छुपी रहे। यही प्रॉब्लम इसी की है कि नकली चेहरा सामने आता है और असली फितरत वो छुपी रहती है। इन्हीं को पहचानने की आवश्यकता है। जो एकता के दुश्मन हैं, जो भारतीयता के दुश्मन हैं, उनमें ये फितरत जो हमारे साहिर लुधियानी साहब ने जो पहचान करवाई है, तो वो जो पहचानने की जो शक्ति दी है, उसे देखने की जरूरत है कि ये इनका नकली चेहरा सामने है और फितरत अधिक है। सामने से बोलेंगे कि बहुत वो हितैषी बन जाएंगे और बोलेंगे कि हम भी एकता की बात करते हैं, और बीच बीच में भाईचारा के नाम पर जो है वो सम्मेलन करवाते हैं। लेकिन मूलतः वो जातिवाद के आधार पर ही उनकी पूरी गणित, पूरा इक्वेशन और नफरत की भी बात वो फैलाते रहते हैं। तो नकली चेहरा सामने आए, असली फितरत छुपी रहे, ये चेतावनी हमारे वो महान शायर साहिर लुधियानी साहब का था। आगे के अंतराल में मैं और भी बताते हैं उनको, मैंने उसको और भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, जरा इसको समझिए क्या कह रहे हैं। जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। यही है, जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में।
देख लिए इनकी वास्तविकता। तो बहुत कुछ उन्होंने कहा। और मनुष्य का जो है जीवन सुखी कैसे रहे, इस पर भी उनके उद्गार हैं। उन्होंने कहा कि तोरा मन दर्पण कहलाए, क्योंकि भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन जो है तोरा मन दर्पण कहलाए, वो जो दर्पण जो है आपके भले और बुरे सारे कर्मों को दिखाता है। ये बोल रहे हैं हमारे शाहिर लुधियानवी साहब। और कहते हैं कि सुख की कलियां और दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलियां और दुख के कांटे मन सबका आधार, ये मन है। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग नहीं पाए। तो इन विचारों का मूल्यांकन समाज को करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। और उनकी सीख लेकर हम अपना कल्याण कैसे करें, भारतीय एकता कैसे लाएं, ये बहुत जरूरी है। और भी उनकी सीख है, वो मतलब कि बिल्कुल अरे भाई उनकी बात लेकर के यानी उनको सलाम करने को जी चाहता है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। एक भारतीय नारी की जो भावना होती है अपने पति के प्रति, एक भारतीय नारी की जो भावना होती है अपने पति के प्रति, जो है लोग कहते हैं कि भाई पति को ईश्वर मानते हैं। यहाँ हाथ कह रहा है कि नहीं भाई ईश्वर ही नहीं, वो भारतीय नारी कहती है कि पति उसके लिए वही पूजा, वही उसके लिए पूजा भी है, वो उसके लिए मंदिर भी है और देवता तो खरा है। ये भावना रही है। और कभी कभी वो कहते हैं कि न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। गमों का दौर आए तो और मुस्कुरा के जियो। बताइए, ये उनके ख्याल है, इनके कितने ऊंचे ख्याल हैं कि न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। गमों का दौर आए तो और मुस्कुरा के जियो। चलिए, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे महान शाहिर लुधियानवी साहब अकेले हैं, और कई महान आत्माएं हैं जो कि फिल्मी दुनिया में रही हैं। भरत व्यास, तो भरत व्यास का एक लिखा हुआ कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें और चलते रहे ताकि हंसते हुए निकले दम। ये जो हालांकि फिल्मी गाना है, लेकिन और पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, आज हमसे दुश्मनी भी करता है। अब पूरी आवाम क्या करती है तो छोड़ दीजिए, आवाम में सब क्या क्या जहर भरे हुए हैं भारत के खिलाफ। वहाँ की हुकूमत, वहाँ की सेना, और सेना जो आतंकवादी भेज रही है और बहुत तनातनी रही है, और वहाँ के जो हुक्मरान, जो वहाँ के राजनीति भारत को मैंने जो है भारत के जो दुश्मन चीन वगैरह से मिलकर के वो तबाह करना चाहते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन वो हमारा एक टुकड़ा है, हमारे देश का एक टुकड़ा है, और वहाँ के लोग हैं। तो ये जो ये कृति रही है हमारे कम से फिल्मी दुनिया से बनी हुई कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, हाँ, और ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर हम चलें और चलते ही रहें ताकि हंसते हुए निकले दम। ये पाकिस्तान के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका जो है ये प्रार्थना है। होता है ना, विद्यालय में जो है वो जब जाते हैं तो एक जो है वो प्रार्थना होती है। वहाँ पर उन प्राथमिक विद्यालयों की ये जो है
ये प्रार्थना है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो जो चीजें यूनिवर्सल होती हैं, शाश्वत होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, उनसे हमेशा सीख लेने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता दल ये सबसे विनती करता है। और अब चूंकि भारत राष्ट्र एक इकाई बन गया है, अब हमको इसी इकाई में अपने को आत्मसात करना है। अपने को हमारी जो इकाई है शासन प्रशासन की दृष्टि से भारत है और हम उसके नागरिक हैं, तो हम भारतीय हुए। यही बात भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों को बता रहा है। ये तो रहा हमारे मुल्क के जो और महान ख्यालों वाले महापुरुषों के ये उद्गार और विचार और बेशकीमती विचार हैं, जिनसे हम सीख लेकर के हम अपना कल्याण, अपने समाज का कल्याण, अपने देश का कल्याण कर सकते हैं और करना चाहिए। भारतीय जनता दल का इसमें अटूट विश्वास है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे महापुरुषों की सीख के बावजूद क्या व्यवहार चल रहा है। आज सत्ता हथियाने के लिए यानी कितनी नीचता। अब उनके लिए मुल्क का भी महत्व नहीं, समाज का भी महत्व नहीं और भारतीय भाई बहनों का भी महत्व नहीं, सिर्फ सत्ता। भारतीय जनता दल इस मुल्क के जो जिन लोगों ने इस मुल्क भारत के खिलाफ गद्दारी की, आज उनकी करतूतों को सामने लाने की कोशिश कर रहा। पहली बार लाने नहीं मानी, पहली बार मानी भारतीय जनता दल के द्वारा लाया जा रहा है, पहली बार वो लाया जा रहा है। बाकी तो जो परिदृश्य सामने है, यानी झूठ अफवाह के द्वारा जो है उनके सारे पापों को ढका गया है और एक दूसरा झूठ जो है वो फैलाया गया है। तो अब उनको ये चिंता लगी कि यदि इस सत्य से कि ये जो है जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, इसका जिक्र हर वक्त आएगा। जो इसने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है, गद्दारी की है, और सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। वो जब तक अपने प्रत्येक भारतीय भाई बहनों को इसकी असली फितरत, वही फितरत वाली बात है ना, नकली चेहरा सामने आए, असली फितरत छुपी रहे। तो ये चेतावनी जो है ऐसे तंजीमों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो वो चेतावनी हमारे महान शायर साहिर लुधियानी साहब ने दिया है। तो ये देश को बताना बहुत जरूरी है। तो जब आज बताया जा रहा है तो और जितने तथ्य दिए जा रहे हैं, तो उन तथ्यों के विषय में ये जो है सब, जैसे जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, या और भी है, आपके भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसके लोग ये उन तथ्यों के विषय में ये नहीं कर रहे हैं कि भाई ये तथ्य गलत वो पेश किए जा रहे हैं। सिर्फ जो उनके साथ जो प्रतिक्रिया आ रही है, सिर्फ धमकी की, इसको बंद करो। यानी जनता जो हमारी आवाम है उसको अवगत मत कराओ, या इनडायरेक्टली माने या परोक्ष रूप से कि जो वो हमारी आवाम को बांट बांट करके सत्ता का जो खेल रहे हैं, उनको शिकार बनने की जो साजिश है इन सबों की, जेएनपीसी हो या भारतीय जनता पार्टी, उस साजिश में खलल मत डालो। ये उनका यानी वो है कि तो वो धमकी, सिर्फ हम देख लेंगे, हमने एड्रेस नोट कर लिया है, हमको जानते नहीं, जैसे होता है ना वो दादा माफिया, उनकी भाषा। और इसी से समझ जाइए कि जो दादा माफिया तो हैं ही, तो जो दादा माफियाओं का गिरोह है, जो उसका तंजीम है, संगठन है, वो हमको आपको इस देश को क्या देगा और क्या दिया है।
ये सवाल है। तो अब जो है साथ सुनने में आया है कि इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार जनता चौकड़ी कागज ने 7 करोड़ों या 100 करोड़ के आसपास दिया है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के उन कुछ जो कट्टरवादी तत्वों को। वो कट्टरवादी तत्व जो है या तो धार्मिक गुरु होंगे, मुल्ला मौलवी होंगे, ये जो है भारतीय ममता का दल जो जागृत कर रहा है। और साथ ये भी सुनने में आया कि भारतीय एकता की जागृति के विषय में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो काफी आगे बढ़ रहे हैं इसमें। और इसीलिए सबसे अधिक चिंता असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को हो रही है, समाजवादियों को हो रही है, और जो ये हमेशा से मानसिक रूप से गुलाम बनाए थे जीएनपीसी वाले, और मानसिक रूप से गुलाम बना करके इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके सत्ता का भोग किया है 60-70 सालों तक, उनको भी। तो ये सुनने में आ रहा है कि इसने शायद 100 करोड़ के आसपास जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है कि ये आंकड़ा, ये फिगर के आसपास वास्तविकता कुछ और हो, लेकिन उससे पैसे दे करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के वो पांथिक धर्मगुरु या मुल्ला मौलवी को भेजा है, जो है भारतीय ममता के दल के द्वारा जो ये संदेश फैलाया गया है, और जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको बरगलाने के लिए, तो ये सत्ता हथियाने के लिए, और हम सभी भारतीय भाई बहनों को एक परमानेंट और नारकीय जीवन देने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमारा आपका पैसा, माने हमारा आपका लूटा हुआ पैसा ही हमारे आपके खिलाफ ये लगा रहे हैं। और ये पता नहीं, और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है। इतना पूरा संदेश दिया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। वैसे अब यूट्यूब से मैंने तो खैर जो चलेगा सो चलेगा ही। अब भारतीय जनता दल अब लोगों के बीच में आएगा अपने संसाधनों से, और अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ, और अपनी आवाम को अब सामने से वो जागृत करेगा, और चुनाव भी लड़ेगा, और सारे जो सभी 4 से 3 जो विधानसभाएं हैं वहां से अपने उम्मीदवार भी खड़े करके पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ, और पूरे हौसले और जज्बे के साथ वो चुनाव, खास करके यदि सरकार बनाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए, तो ये है उसमें। तो ये बराबर इसका संकेत दिया जा रहा है और समझाया जा रहा है। इसके बाद भी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात बताने किस लिहाज से, किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं कि कह रहे हैं कि ये यूट्यूब जो है वो बंद कर दिया जाए। जनता को आगाह करना, जनता में एक सद्बुद्धि कह लीजिए, जिससे कि वो अपनी विवेकशीलता शुद्ध कर सके, ठीक कर सके, या उसमें सद्बुद्धि का विकास हो सके, उसके विवेकशीलता जो है वो कारगर हो सके, और ऐसी विवेकशीलता कि वो पहचान सके कि उसका और इस मुल्क का हितैषी कौन है और दुश्मन कौन है। इसकी बहुत बड़ी कमी है। इसी के चलते ही तो सारी समस्याओं की जड़ में है कि जिस वक्त हमारी आवाम जो है भारतीयता के आधार पर एक होकर के, ये तो देखिए, किसी को भारतीय बनने की जरूरत नहीं है, भारतीय आप हैं, लेकिन वो सोच, वो आचरण व्यवहार, वो संस्कार, वो बिल्कुल नहीं है। उसी को लाना है। और उसी के संबंध में ये बताया गया है कि उसमें जो सबसे जो मूलभूत बात है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी भारतीय भाई बहनों को सम्मान देना है। ये हमेशा दिमाग में हर वक्त जो है
वो बिल्कुल अकाट्य रूप में होना चाहिए। यही देखिए हमारे देश में और कुछ समाज हैं जो कि बिल्कुल अलग थलग, सेक्लूडेड, आइसोलेटेड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और या तो वो मिक्स, या तो मिल नहीं पाते हैं, या कुछ कट्टरवादी तत्व उनको अलग थलग समझते हैं, रखते हैं और ऐसा व्यवहार भी करते हैं। और इसका जिक्र भी वो किया गया था कि ऐसे कुछ तत्व जो है हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को, बताइए, पंचर पुत्र, मियाँ, कटुआ, पाकिस्तानी, जिहादी, कुछ तत्व बोलते हैं ना, ये क्या है? अलग थलग। तो ऐसे तत्वों को और उनके विचारों को कुचलने की जरूरत है, लेकिन वो कुचले जाएंगे कब? जबकि हम एक होंगे, जबकि हम सभी भारतीय भाई बहन बीच की जो दीवार, जो कृत्रिम दीवार है, सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल है, नॉन एग्जिस्टेंट है, जिससे कोई वजूद नहीं है, यानी हम अपनी नासमझी के कारण जो है उसको समझे हुए हैं, उन दीवारों को तोड़ करके क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, यही मेरा वजूद है, यही मेरी पहचान है, उसके आधार पर एक होकर के ऐसे तत्वों को जो कि यानी हमारे भारतीय समाज के लोगों को इस तरह के बोलते हैं, कुछ को बोलते हैं कि ये चमार है, हरिजन है, क्या क्या है। तो ऐसे तत्वों को कुचलने की जरूरत है, लेकिन वो कुचलना तभी मुमकिन होगा जब सभी लोग एक साथ होंगे। अब ये कितने गंभीर विषय हैं, कितने आवश्यक विषय हैं, इसी को भारतीय आवाम ताकत दल बार बार विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीकों से बता रहा है। लेकिन ये जो स्वार्थी और विघटनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में, उनको यही नागवार गुजर रहा है, उनको इसी से खतरा लग रहा है कि यदि ये वाकई में, जैसा कि भारतीय जनता ताकत दल निवेदन कर रहा है कि भाई भारतीय एकता होनी चाहिए, सभी लोग भारतीय हैं और ये भारतीय भाईचारा के आधार पर एकता और सभी कुछ स्थापित करना है और भारतीय माहौल लाना है, तो फिर ये जो विघटन के आधार पर जो है अपनी वोट सत्ता हथियाने का जो इनका तिकड़म है, वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा? तो अभी भारतीय जनता ताकत दल का विशेष प्रचार नहीं है, बात सही है, अभी यूट्यूब के माध्यम से जितना है वो है, लेकिन इसकी हनक से ही उनको ये खतरा बहुत बड़ा महसूस हो रहा है। तो इसीलिए ये जीएनपीसी के लोग हमेशा धमकी, वो भी वो दादा और माफियाओं वाला की भाषा में या उसी के लहजे में, और बीजेपी के लोग कभी निवेदन और कभी धमकी। लेकिन भारतीय जनता ताकत दल ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि आपकी धमकी, आपका निवेदन, ये सब व्यर्थ है और किसी काम में नहीं आएगा। और जिस काम को हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, ये तो आप जानते ही हैं कि खुदीराम बोस कहाँ के थे। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के थे, और उनका उल्लेख जब भी आता है, और उनका उल्लेख विशेष रूप से इसलिए है कि सबसे कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए प्राण देने वालों में से है। 12 वर्ष कोई उम्र होती है फांसी लगने की, लेकिन उन्होंने प्राण दिया है। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के, और सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, माने हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, और अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो झांसी से थी, और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, और अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से।
तो सभी ने, हमारी माताओं और बहनों ने और हमारे इन महापुरुषों ने और अमर शहीदों ने जो है प्राण दिए हैं इस देश की आज़ादी के लिए, और उन्हीं की बदौलत आज़ादी मिली है। इन कांग्रेसी मुखबिर और दलालों के कारण नहीं मिली है, ये समझने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा ये जेएनपीसी शुरू से क्या झूठ बोलती आ रही है उसका जायजा तो आप लीजिए। ये बराबर कहती रहती कि हमने आज़ादी दिलाई, हमने आज़ादी की लड़ी, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये बराबर कहा करके बाकी सबको चुप करा देती है। और इसको भी बीजेपी के सामने, बीजेपी के लोग जाते भी होंगे, बीजेपी के लोग जो ये भारतीय जनता दल बता रहा है कि इसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी, और मुखबिर और दलाली के लिए ही अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा वो कांग्रेस बनवाई थी 1885 में। और मुखौटा कुछ भी पहने, कोई भी तर्क दिया जाए, कोई भी करे, लेकिन जो मुखबिरी और दलाली करते रहे, तमाम इस तरह से जो वाकयात हैं, जो घटनाएं हैं, जो इसकी करतूतें हैं, वो अपने आप इसको बयान करती हैं। ये मुखबिरी और दलाली की है। ये हम उसका भी वर्णन कुछ न कुछ अंशों में कुछ एपिसोडों में किया गया है, लेकिन यदि उसी को वर्णन करेंगे तो अपना ये विषय ये भटक जाएगा। तो मुखबिरी और दलाली की ये हकीकत है। तो ये लेकिन झूठ क्या बोल रही है? बोलती है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राण दिए, देखिए इनमें से कोई भी जेल भी गए, जैसे ये गांधी नेहरू सब जेल भी गए, तो जेल में तमाम सुविधाएं हैं। आदमी जो अपराधी पहुंचते हैं तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी वो सुविधाएं होती है। वही हाल जो है वो इसका भी था, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू का था। ना मात्र को जेल में जाते थे, ठाट से उनको डायरी लिखने का मौका मिलता था, पूरा ठाट पाट। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो अंडमान निकोबार वाली जो है कालकोठरी, काला पानी वाली, वो सजा भुगतने वाले हमारे, और वहीं पर काफी हमारे क्रांतिकारियों ने प्राण भी दे दिए। अब देखिए इस मौका कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू के चमचे कहते हैं सावरकर ने काला पानी की भी वो सजा काटी, जेल में भी रहे और बड़ी यातनाएं सही। उसको ये गद्दार बोलते हैं कि इन्होंने माफी मांगी, क्या मांगी, झूठ मूठ का। तो असली ये गद्दार ये हैं, ये बहुत गद्दार, बहुत बड़े गद्दार हैं। वो तुलना करते हैं जो गद्दार नेहरू कभी यानी काला पानी की सजा नहीं काटा, यातनाएं नहीं सहा, हमेशा जो है वो इन अंग्रेजों के साथ बढ़ करके चाय की वो चुस्कियां लेता रहा, मुखबिरी और दलाली करता रहा। उसके चमचे कहते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी। लेकिन सवाल यहीं पर नहीं रुकता है। ये तो भारतीय जनता दल का रहा है। बीजेपी के लोग इसी जेएनपीसी की जो है उसकी बने उल्टे जो आक्रमण करते हैं, तो वो जो है भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ये असली वो दुखड़ा ये है। तो खैर अब इस पर आ जाइए कि ये जो है कांग्रेस जो है आज़ादी की जंग लड़ने का मुखौटा पहन करके अंग्रेजों की दलाली और उसकी मुखबिरी करती थी। ये हकीकत है। और इसने और दम क्या भरती है, और अफवाह झूठ क्या फैलाई है, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो झूठ हो गया। और ये कहते हैं कि भाई हमारे ही जंग के कारण, हमारे ही आंदोलन के कारण वो अंग्रेज भागे। ये भी झूठ। अब तो तमाम
वो माने हकीकत सामने आ रही है। और ये बताया भी गया है कि वो जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, तो 60,000 सैनिकों में से 26,000 या 28,000 जो भी है, इतने सैनिक जो है अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए, वो जबकि रंगून से अंग्रेजी सेना को हराते कोहिमा तक आ गए थे। तो 60,000 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में से 26,000 या 28,000 वो शहीद हो गए। तो जो उनकी शहादत थी, हमारे उन जवानों की, आज़ाद हिंद फौज के जवानों की उसी से प्रेरणा लेकर के जो ब्रिटिश की जो नौसेना थी, यानी नेवी थी, जिसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी या रेन, में बगावत हो गई। बगावत कैसे हुई कि हमारे जो है आज़ाद हिंद फौज के जो 26 या 28,000 सैनिक जो शहीद हो गए। कैसे हुए कि माने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज सेना से लड़ते हुए। तो उनकी कुर्बानी शहादत से प्रेरित होकर के रॉयल इंडियन नेवी जो कि ब्रिटिश की नेवी थी, तो रॉयल इंडियन नेवी रेन में बगावत हो गई। और हमारी जो आर्मी में भी, थल सेना में भी बगावत की सुबुगाहट या कुछ धुआं उठने लगा। तो तब वही अंग्रेज माने थोड़ा सा सहम गए, जबकि यानी काफी सहम गए। और उसके साथ साथ तो ये जो है जो कांग्रेस वाले बोले थे ना, ये और मोहनदास करमचंद गांधी वास्तव में ये गद्दारी उसने क्या किया था कि जब सुभाष चंद्र बोस जो है माने वो आज़ाद हिंद फौज लेकर के और अंग्रेजी सेना को परास्त करने लगे, जब उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, तो अपनी साख बचाने के लिए, ये भी समझिए, उसे अपनी साख बचाने के लिए कराए। तो सन 42 का आंदोलन, जो सन 42 वाला भारत छोड़ो वाला वो आंदोलन करवाया या किया, जो भी है। और उसी में डू और डाई, करो या मरो, जो हमेशा अहिंसा की बात करता था, आज सुभाष चंद्र बोस के लोकप्रियता के कारण जो है ककारा डू और डाई। और अंग्रेजों ने तुरंत उसको बंद कर दिया और 1-2 दिन में ही वो आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल सब जेलों में बंद हो गए और बिल्कुल टूट टाट गया वो। और इसके बाद तमाम सभी कांग्रेसी जो है वो अपने घरों में अपना आराम करने लगे। तो अंग्रेज जो है 2 बातों से, एक तो जो इसमें रॉयल इंडियन नेवी रेन में बगावत हुई, और सेना में भी जो है हमारी जो आर्मी या सेना में भी बगावत की खबरें आने लगी। इसलिए अब वो समझ चुके थे कि अब भारत को, चूंकि सेना के कई भरोसे तो वो शासन करते थे, और जब सेना में ही वो बगावत हो गई तो कब तक वो टिक पाएंगे। तो उन समूह ने भारत छोड़ने का मन बना लिया। और ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बातें अब जो खुल के आ रही हैं वो इस संदर्भ में आ रही हैं कि जिसने यानी भारत को आज़ाद कराने का जो अधिनियम एक्ट, जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, जो कि 1945 से लेकर के 1950 तक वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली के ही वक्त में शायद 1946 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
उसने पास कराया। और वो जो पास कराया था, तो वो 1955 या 56 में वो भारत आया था, कि वो भारत आया था किसी कारणवश, किसी काम बस। तो वो कलकत्ता के वो गेस्ट हाउस में रुका था। तो उससे शिष्टाचार बस मिलने गए थे जो पश्चिम बंगाल के जो कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो कार्यवाहक मतलब कि वास्तव में वो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट थे, फणीभूषण चक्रवर्ती। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट थे, लेकिन और वो पंजाब और वो पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल थे। मतलब वो राज्यपाल का भी माने वो प्रभार वो देख रहे थे, इसलिए वो कार्यवाहक राज्यपाल भी थे पश्चिम बंगाल के। तो शिष्टाचार बस जो है वो उससे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, क्लीमेंट एटली से मिलने गए। तो बातों में वो पूछ बैठे चक्रवर्ती साहब उस क्लीमेंट एटली से कि साहब ये बताइए कि भारत छोड़ने का आपने मन बनाया कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध आप जीत चुके थे, मॉरली आप हाई थे, जब सबको आप हरा चुके थे तो मॉरली आप हाई थे। कांग्रेस तो लगभग टूट चुकी थी, कांग्रेस के सभी नेता जो है अपनी घाव सहला रहे थे, अपने घरों में आराम वो फरमा रहे थे, तो कोई विरोध तो था ही नहीं। तो क्या वजह थी कि आप जो है क्या वजह थी कि आप लोगों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया? तब वो जो भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, क्लीमेंट एटली उसका नाम है, तो वो बताया कि भाई तो तुरंत बोला कि इसका मुख्य कारण थे सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना आजाद हिंद फौज। वो मुंह से बोला कि अंग्रेजों की हमारे भारत छोड़ने का मुख्य वजह थे हमारे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। तब उसने बताया कि उनके जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक मारे गए थे, तो उससे प्रेरित होकर के इसमें रॉयल इंडियन नेवी में ऋण में बगावत हो गई और हम लोग जो है काफ़ी हम लोग काफ़ी सशंकित हो गए कि अब इस आधार पर माने ब्रिटेन को अपना भारत पर उपनिवेशिक शासन करना जो है मुश्किल हो जाएगा। और वही नहीं बल्कि जो आर्मी में भी कई बैरक तमाम खबर आती है कि इस बैरक में जो है वो बगावत की खबर आ रही है, कभी उस बैरक से बगावत की खबर आ रही है। तो उसमें मुख्य कारण थे हमारे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। तो फिर उन्होंने पॉइंटेड क्वेश्चन किया, स्पेसिफिक सवाल किया कि आपको आपके द्वारा भारत छोड़ने में ये गांधी जी की कितना योगदान है, कितनी भूमिका है? तो वो मुस्कुराते हुए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइलिंग, WWRYL, हाँ राइलिंग, मुस्कुराते हुए मुंह टेढ़ा करते हुए बोला मिनिमल, कम से कम। तो वो बिल्कुल स्पष्ट था कि गांधी जो है गांधी वगैरह के कारण बिल्कुल नहीं, सुभाष चंद्र बोस उनके आजाद हिंद फौज के ही कारण जो है अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए। यह तथ्य जो है सबको जानना जरूरी है। तो दो झूठ हो गया। एक तो जो सब बोलते हैं कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, तो वो भी गलत है। वो ये कांग्रेस वाले मुखबिर और दलाल थे अंग्रेजी सरकार के। फिर बोलते हैं कि हमने अंग्रेजों को भगाया और हमारी वजह से अंग्रेज भारत छोड़े, ये भी गलत। जो है सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज के कारण, जो आजाद हिंद फौज के जो जवान माने जो शहीद हो गए,
उसकी वजह से ये अंग्रेज जो है भारत छोड़े। तीसरा झूठ, आज़ादी। तो जो नेशनल आर्काइव्स, माने जहाँ पर कि हमारे जो देश के जो है वो दस्तावेज, वो पुराने दस्तावेज रखे गए हैं, नेशनल आर्काइव्स में जाकर के कोई देख सकता है। जो 15 अगस्त जो है के लिए जो है वो आज़ादी नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी सत्ता का हस्तांतरण, यानी ब्रिटिश से ये भारत को। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ था वो ब्रिटेन की संसद से, तो वो अधिनियम, उस एक्ट में यानी भारत को भी और पाकिस्तान के लिए भी डोमिनियन स्टेटस, आज़ादी नहीं थी। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह होता है कि भारत जब अपनी कोई भी व्यवस्था लागू कर सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या डेमोक्रेटिक सिस्टम, या डेमोक्रेटिक न भी हो, कोई भी और सिस्टम अपना वो जो भी उसको पसंद आए वो सिस्टम वो लागू कर सकता है। लेकिन अंतिम जो शक्ति होगी, अल्टीमेट जो पावर होगी, वो ब्रिटेन की होगी। तो ये मोटा मोटी जो है यही डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है। आज़ादी नहीं मिली थी, और इसको सब बोलते हैं कि आज़ादी मिली। और इस संदर्भ में देखिए, वास्तव में इनके झूठ का पर्दाफाश करना ही है। ये सब झूठे मक्कार तो हैं ही, देश के दुश्मन भी हैं। ये जीएनपीसी वाली, गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी वाली, तो वो झूठ था कि आज़ादी मिली। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस की तो ये मांग ही कर रहे थे हमेशा से, दिखावे के रूप में कि भाई जब ये था कि भाई कि आज़ादी की लड़ाई, ये हम कभी भी जो है पूर्णतः आज़ादी की मांग इन सबों ने वो भी दिखावटी रूप में कभी भी नहीं किया। सिर्फ गांधी हमेशा जो है, ये गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी था, वो डोमिनियन स्टेटस की ही बात करता था। वो तो हमारे जो ये क्रांतिकारी और देशभक्त और अमर शहीद थे, ये उनकी मांग थी कि नहीं भाई अंग्रेज यहाँ से भाग गए, अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है, मतलब कि पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज मुद्दा था हमारे अमर शहीद राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों का। भगत सिंह का था, चंद्रशेखर आजाद का था, अशफाकुल्लाह का था, इन लोगों। तो पूर्ण स्वराज जो मुद्दा इन लोगों का था, और ये मुद्दा पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। तो उसी मुद्दे को इन सबों ने चुरा लिया, इन सबों ने, इन कांग्रेसियों ने, और फटाफट जो है घोषणा कर दी वहां पर लाहौर में, रावी नदी के तट पर। तो वो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो चुराया, वो हमारे इन जो अमर शहीद और देशभक्त क्रांतिकारियों का मुद्दा था, और उसी मुद्दे से चुराया हुआ मुद्दा है इन मुखबिर और दलाल कांग्रेसियों का, जो कि घोषणा किए थे लाहौर में पूर्ण स्वराज की। तो इसको गौर से समझने की जरूरत है कि इन समूहों ने, कांग्रेसियों ने, एक तो मुखबिर और दलाली भी करते रहे, लेकिन थोड़ा दिखावा के लिए जो बस कभी भी बोलते थे कि आज़ादी की लड़ाई हम लड़ा है, लेकिन ये अंग्रेजों के सामने मांग करते थे कि हमको पूरी आज़ादी नहीं, हम जो है मेरी मांग सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की भी है, डोमिनियन स्टेटस की ही है। और ये तो जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है 1929 वाली, वो हमारे इन जो क्रांतिकारी है चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह इत्यादि की है, और भगत सिंह की है।
तो पूर्ण स्वराज जो मुद्दा जो कि देश में बहुत बहुत लोकप्रिय हो गया था, तो वो मुद्दा हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला का है, और उसी मुद्दे को इन सबों ने चुरा करके वहां पर घोषित किया। तो डोमिनियन स्टेटस ये इन सबों की लगातार यही मांग रही, इसलिए 15 अगस्त को डोमिनियन स्टेटस ही मिला, और इन सबों ने वो विरोध भी नहीं किया। तो आज़ादी वो थी भी नहीं। और वैसे भी हमारे भारतीय भाई बहन समझें कि वो दूसरे रूप में वो आज़ादी कैसे हो सकती है, जिस आज़ादी के नाम पर हमारे 25 से 30 लाख लोग, जरा कल्पना करिए, 25 से 30 लाख लोग। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि साहब क्या बार बार उसी इतिहास को कुरेदते हैं। देखिए, ऐसा कई रूपों में कि ये किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि आप जहां जा रहे होते हैं, किस मंजिल को पाना है, वो इस बात पर वो निर्भर करता है कि आप कहां से आ रहे हैं। तो हम कहां से आए हैं या इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, नंबर, और खास करके तब जबकि इतने बड़े नरसंहार जो कि सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए किया गया, यह कम से कम हमारे देश को जानना ही चाहिए। आज भी उलझाने के लिए कोई तमाम झूठ, वो जिन्ना का नाम, फलाने का नाम, वो ढेकाने का नाम वो लिया जाता है। सिर्फ जो है यानी नेहरू और गांधी की जो गद्दारी थी, देश के साथ, देश के खिलाफ गद्दारी करने का ये जो मुख्य भूमिका थी, इस गद्दारी को छिपाने के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई, और आज भी की जा रही है। और उस साजिश और जो है नेहरू और गांधी की देश के खिलाफ जो गद्दारी की गई थी, सत्ता हथियाने माने कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो, सत्ता का हस्तांतरण हो, तो सत्ता सिर्फ जो है नेहरू को मिले। इसी में तो देश बटा है, इसी में देश बटा है। तो ये सत्ता हथियाने के कारण जो है, हालांकि वो सब जो है डोमिनियन स्टेटस दिए थे, और इस मामले में ये भी जानना जरूरी है कि डोमिनियन स्टेटस जो पाकिस्तान को भी दिए थे, लेकिन पाकिस्तान तुरंत वो उस स्थिति को उखाड़ फेंका, और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल खुद जो है वो जिन्ना ही था। लेकिन यहां पर गद्दार नेहरू ने हमारे जो डोमिनियन स्टेटस कह लीजिए या उसी के शब्दों में आजाद भी कर लीजिए, वो फिर अंग्रेज को ही बनाया। माउंटबेटन माने उन्हीं शब्दों में हमारे आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, जबकि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल खुद वो जिन्ना था। देखिए ना, जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के लोगों ने 100 साल तक की लड़ाई लड़ी और कुर्बानियां दी, शहादत दी, उसको ये फिर आजाद होने पर फिर उसी अंग्रेज को जो है वो जो है गवर्नर जनरल बनाया, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। जरा देखिए इसकी मानसिकता जरा देखिए, और बनाता भी क्यों नहीं, माउंटबेटन के ही कारण जो है वो प्रधानमंत्री वो बना था, माउंटबेटन की ही वजह से, इसलिए उस एहसान को उतारा उसने कि इस देश माने उन्हीं के शब्दों में आजाद हो गया। और तब भी जो है वो उसे माउंटबेटन की अधीनता में जो है वो माने अधीनता में वो नियुक्त हुआ, माउंटबेटन के ही। तो देखिए ना, अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े, अपनी जानें दी, कुर्बानी दी, शादी थी, और फिर वो अंग्रेज को ही थोप दिया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है माउंटबेटन को। तो और इतना ही नहीं, फिर राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ का मतलब कॉमनवेल्थ का
कॉमनवेल्थ का सदस्य जो है वो अमेरिका नहीं बना। कॉमनवेल्थ का मतलब कि, और कॉमनवेल्थ का मान एक्स ऑफिसियो माने बाय वर्चू ऑफ ऑफिस जो है कॉमनवेल्थ का जो मुखिया है, प्रमुख है, चेयरमैन है, वो ब्रिटेन का किंग या क्वीन ही होती है। ब्रिटेन का ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का जो महाराजा ही होता है। तो कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने का मतलब ही है फिर से उन अंग्रेजों की दास्तान, गुलामी। और कॉमनवेल्थ का सदस्य ये गद्दार जो है, जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, उसी ने कॉमनवेल्थ का मेंबर बनवा करके फिर से एक अपरोक्ष रूप से गुलामी ला दिया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। कहने का तात्पर्य ये कि जो ये बोलते रहते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारी वजह से अंग्रेज गए और हमको आज़ादी और हम आज़ादी लाए, ये तीनों झूठ है। ये झूठ जो अभी ये बताया गया है, ये इस बात को बीजेपी वाले जानते हैं, मोदी महोदय भी जानते हैं, लेकिन उस झूठ के बावजूद भी किस तरह से इस जेएनपीसी के प्रवक्ता और नेता और जो भी आकर के धाड़ के चले जाते हैं, और ये भीगी बिल्ली की तरह जो है वो चुप रहते हैं, सुट रहते हैं, और उसका झूठ जो है पूरे माहौल पर जो है वो हावी रहता है और हावी रहता है, और उसी से लोगों को विश्वास होता है कि नहीं भाई, जब ये भीगी बिल्ली बन गए हैं तो जो जेएनपीसी के प्रवक्ता धाड़ करके बोल के चले जाते हैं, नेता बोल के धाड़ के चले जाते हैं, तो वही सही होगा। लेकिन भारतीय जनता दल मतलब कि बीजेपी के इस तरह से जो गद्दारी वाला, ये तो गद्दारी है। इस देश के साथ जिसने गद्दारी की, जिसने देशद्रोह किया, उसके देशद्रोह को, उसकी गद्दारी को ये बीजेपी वाले जो नतमस्तक होकर के भीगी बिल्ली बन करके उसका विरोध न करके इसके झूठ और अफवाह का पर्दाफाश न करके जो उनको इस तरह से बचाते हैं, वो वही गद्दारी है भारतवर्ष के खिलाफ। जो गद्दारी की बात कही जाती है, और गद्दारी, हालांकि आप लोग कहते होंगे भाई कि इतना वो गद्दार शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। गद्दार के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। वैसे तो कितना खतरनाक इस देश के साथ दुश्मनी किया है इन सब होने में, जो है मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, उसके आगे एक गद्दार शब्द भी बौना हो गया है। और हमारी मजबूरी या किसी की भी मजबूरी है कि इस शब्द जो गद्दार के अलावा कोई और शब्द है ही नहीं। तो देश का गद्दार, देश का जो है देशद्रोह या भारतद्रोह, देशद्रोही या भारतद्रोही, ये तो देश को बताना ही पड़ेगा। और देश बताना ही नहीं, देश को जानना पड़ेगा, उसका अधिकार है। आखिर तो वो कैसे समझ पाएगा, कैसे समझ पाएगा कि उसका या देश का, इस समाज का हितैषी कौन है, कौन दुश्मन है। जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है वो हितैषी का एक वो पहने हुए आवरण, मुखौटा। तो उस मुखौटे को तो उतारना पड़ेगा। उस मुखौटे को चीर करके उतारना पड़ेगा। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, इसके बाद उसका चरित्र तो सामने है ना कि इसके बाद फिर अपनी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनवाया, और धोखेबाजी वाला हिंदी चीनी भाई का जो है वो नारा लगवाया, और उसी में जो चीन की सेना को घुसवाया भारत में,
और वही सेना जो घुसी पीछे हटी नहीं, हालांकि झूठ बोला कि हमने जो है चीन के लोगों से कह दिया और चीन की सेना पीछे हट जाएगी। चीन की सेना पीछे हटी भी नहीं और वहीं पर गांव बना लिया। उसी पर फिर ये सब जेएनपीसी वाले झूठ बोल रहे हैं कि मोदी ने जो है वो घुसा दिया, मोदी ने घुसा दिया। आखिर ये जेएनपीसी का झूठ और अफवाह कब तक हमारे भारतीय भाई बहनों को शिकार बनाता रहेगा? और ये बीजेपी वाले जेएनपीसी के झूठ और अफवाह का शिकार बनवाते रहेंगे। सवाल इस बात का है। इसलिए जितनी गद्दार जेएनपीसी और जेएनपीसी के मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, इनके पाप को छुपाने वाला, इनके पाप को ढकने वाला। और इतना ही नहीं, अरे भाई देखिए हमारे देश की जनता जो है वो महंगाई से पिस रही है। आर्थिक मजबूरियां हैं, ठीक है, कुछ संसाधन इकट्ठा कर रही है ये मोदी सरकार, लेकिन इतना भी उसको लाज नहीं आ रही है कि इन सबों का जो लूटा हुआ पैसा है, मैंने इन सबों ने जो हमारा आपका और गरीब भारतीय भाई बहनों का जो पैसा लूट करके जो है विदेशों में कालाधन के रूप में जमा किया हुआ है, कम से कम उसको ला करके जो डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी दे करके जो महंगाई कम की जा सकती है, जिस महंगाई का तमाम वर्णन होता है कि इनकी तेल जो है वो जो कि 80 रुपया था 200 रुपया हो गया, सब्जी महंगी, तब सभी महंगाई तो बड़ी है। तो इस महंगाई से निजात दिलाने का, राहत दिलाने का इसकी ड्यूटी बनती थी, इसकी ड्यूटी बनती है बीजेपी की और मोदी की। लेकिन नहीं, उसकी मंशा है कि जो ये जेएनपीसी ने जो इस देश को लूटा है और लूट कर जो काला धन जमा किया है उसको नहीं छूना है। यही तो गद्दारी है, बीजेपी की यही गद्दारी है। और झूठ मूठ का इसके सच्चाई है, और उसके अलावा एक झूठ मूठ का बने एक माहौल खड़ा करना। एक माहौल सब ये खड़ा किए हैं, ये मैंने अखिलेश और कांग्रेस वाले और जयंत चौधरी वाले, मोदी चोर है, मोदी झूठा है, फेंकू है और उसने सब बेच दिया, इस तरह का माहौल चल रहा है। डीजल पेट्रोल। दूसरी ओर जो है ये बीजेपी वाले जो है उनके द्वारा लूटे हुए और जमा किए हुए काले धन पर बात तक करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और बीजेपी वाले नहीं, कोई भी नहीं बात करता। देखिए महंगाई की बात करेंगे, डीजल पेट्रोल की बात करेंगे, न तो समाजवादी पार्टी, न तो बहुजन समाज पार्टी, न तो एनसीपी, न तो ये जो टीएमसी वाली ममता बनर्जी ये कभी नहीं कहती कि इस कांग्रेस के क्या जो काला धन है मोदी जी लाइए, कभी नहीं कहती। इसलिए वो भी जानती है कि जिसमें काला धन लाने की बात होगी तो यही कांग्रेस वाले जो है वो जो ममता बनर्जी का जो काला धन है उसकी भी बात उठाएगा, जो अखिलेश का जो काला धन है उसकी भी बात उठाएगा। तो ये अपने काला धन को बचाते भी हैं, जनता को महंगाई में पिसवाते भी हैं, और इन सबों का यही तो झूठ है। और झूठ में हमदर्दी दिखाते हैं, महंगाई। ये इसीलिए ये सब चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे ये राहुल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब हमारी आवाम के और देश के बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। इसीलिए भारतीयता की सख्त जरूरत है, भारतीय एकता की सख्त आवश्यकता है। तो भारतीयता के आधार पर एक होइए और ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करने को, ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करके साबित करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।